यस चलो देखो, अब हमारे 2 टॉपिक और बाकी रह गए हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के, और जिसमें एक PERT CPM है और एक आपका प्रोजेक्ट बजटिंग है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे PERT CPM। तो PERT CPM में एक सिंपल सी बात होती है कि आपको जो क्वेश्चन में दे रखा होगा ना, वो डाटा एक्टिविटी दे रखा होता है, एक्टिविटी के साथ साथ एक ड्यूरेशन भी दे रखी होगी, ठीक है। एक्टिविटी के साथ साथ क्या दे रखी होगी? ड्यूरेशन, ठीक है। और एक्टिविटी में जैसे सबसे पहला वाला जो पॉइंट जो सीरीज होगी, जैसे ये 1 to 10, 2 to 3, ये आपकी पाथ है, रास्ते हैं आपके। तो 1 2 2 3 2 4 3 5 4 5 4 6 और 5 और 6। तो जो पहली वाली सीरीज होगी उसको कहेंगे आई और या फिर टेल, और जो दूसरी वाली सीरीज होगी उसको क्या कहेंगे? जे, और या फिर क्या कहेंगे? हेड। समझ आ गई बात? ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो फिर आप प्रॉपर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे पूरा का पूरा। तो सिंपल सा क्या बोला, जो पहला वाला है वो आपके लिए क्या है? आई, और उसको क्या कहते हैं? टेल। और दूसरा वाला जो है वो क्या कहलाता है? जे, यानी उसको क्या कहते हैं? हेड। और उसके सामने क्या दे रखी होगी आपको? ड्यूरेशन। क्या दे रखी होगी आपको? ड्यूरेशन। समझ आ गई बात आपको? अब ड्यूरेशन कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती है, तो वो नहीं दे रखी होती तो सर हमको फिर क्या दे रखा होता है? हमको कोई 3 ऐसी वैल्यू दे रखी होती है जिसमें एक फॉर्मूला लगा के हम फॉर्मूले के थ्रू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यूरेशन, जिसको इस टॉपिक के सबसे लास्ट में ड्यूरेशन का फॉर्मूला दिखा दूंगा मैं आपको। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में तो एक्टिविटी भी दे रखी है और क्या दे रखी है? ड्यूरेशन भी दे रखी है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, वो आपको टोटल 3 बातें पूछेगा। सबसे पहली बात पूछेगा, ड्रॉ ए नेटवर्क डायग्राम। क्या बोला मैंने आपको? ड्रॉ ए नेटवर्क डायग्राम। और दूसरा वो आपको पूछेगा क्रिटिकल पाथ। क्या पूछेगा? क्रिटिकल पाथ, जो डायग्राम की मदद से बनेगा। और तीसरा आपको पूछेगा फ्लोट टेबल, और फ्लोट टेबल भी किसकी मदद से बनेगी? डायग्राम से ही बनेगी। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है आपके लिए? डायग्राम है। तो पूरा पूरा फोकस करो। कैसे? आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखी होती है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी, अब एक्टिविटी से आपको डायग्राम बनाना है, तो उस डायग्राम की शर्त क्या है भाई? शर्त क्या है कि वो डायग्राम क्या जाना चाहिए? आगे जाता जाना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए, पहली शर्त। और ना ही वो एक दूसरे को क्या करते रहने चाहिए? क्रॉस। बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, जो इजी वे से बन जाते हैं आपके। सीधा सीधा क्या बोला कि आपका डायग्राम जो क्या जाना चाहिए? स्ट्रेट। और दूसरी बात क्या बोली आपको मैंने? कि आपका जो डायग्राम स्ट्रेट जाने के बाद दूसरा ये होता है कि वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को डायग्राम क्या नहीं करने चाहिए? कट नहीं करने चाहिए। चलो देखो, अब डायग्राम बनाने की ट्रिक बहुत आसान है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 1 से 2। अब यहां पर मैंने लिखा 1, ठीक है। 1 से मैं कहा जाऊंगा? ये 2 पे जाऊंगा, तो ये 2 का मैंने पाथ ले लिया। तो बताओ 1 और 2 के बीच में कितनी ड्यूरेशन है? 1। क्लियर है क्या? अब बताओ 2 से कहां जा रहे हैं? 3। मैंने क्या बोला? कहां जाना है? आगे जाना है, ठीक है। अब आपकी इच्छा हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी जा सकते हो, आपका लुकआउट है। तो 2 से मैं क्या चला गया यहां पर? 3, और 2 से 3 में कितना है? 5। फिर क्या है? 2 से 4। अब 2 से 4, अब 2 से 4 के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, देखो कि कटना नहीं चाहिए, बस इस बात का ध्यान रहे। 2 से 4 के बीच में कितनी ड्यूरेशन है? 3। अब अगला क्या है? 3 से 5, ठीक है। देखो अब 3 से 5, तो ये ले लिया मैंने यहां पर 3 से 5, और पिछली वाली डिजिट से थोड़ा सा आगे, जैसे 3 है ना, तो 3 से थोड़ा सा आगे कम से कम क्या होना चाहिए? 4। आप जितना चाहे उतना भी आगे ले जा सकते हो, लेकिन 4 इसके पीछे नहीं आना चाहिए। समझ आ गई बात आपको? चलो 3 से 5 में कितना है आपके पास? 4। और फिर क्या है? 4 से 5, ये लो सब, 4 से 5 कितना है? 2। फिर 5 से 6, 4 से 6 तो आगे ले लो। चलो ये 4 से 6, 4 से 6 में कितना है? 5। और यही 5 से 6 में कितना है? 9। तो इस तरीके से कुछ आपका डायग्राम बनेगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो इजी वे से। इसमें क्या रूट बोला कि चलता जाना चाहिए आगे, और जो लास्ट डिजिट है उसके थोड़े से आगे एक स्टेप होनी चाहिए। समझ आ गई बात? पीछे नहीं होना चाहिए।
अब ये डायग्राम तो बन गया सर, क्रिटिकल पाथ वाला डायग्राम तो बन गया, तो ये पहला काम कर लिया आपने। पहला काम का मतलब है कि सबसे पहला वर्क आपने कर लिया, आपने यहाँ नेटवर्क डायग्राम बना दिया। क्या बना दिया भाई? नेटवर्क डायग्राम। क्लियर है क्या आपको? हाँ, नेटवर्क डायग्राम बना के रख दिया आपने। अब नेटवर्क डायग्राम बनाने से ही कुछ नहीं होता, इसके तो मुश्किल से कोई 2-3 नंबर मिलते होंगे तो मिलते होंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो अब है, अब मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको ये साथ साथ क्रिटिकल पाथ, ये पूछे नहीं तो भी आपको ये तीनों काम तो करना ही है, ध्यान रहे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ बनाना है। अब क्रिटिकल पाथ के लिए कुछ शर्तें होती है। अब वो शर्तें क्या है देखना, यहां पर 2 वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, एक होती है ई और एक क्या होती है एल। ई का मतलब अर्लीस्ट, एल का मतलब लेटेस्ट। तो ई और एल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? ई की वैल्यू पर। ई की वैल्यू में सीधी सीधी 2 बातें हैं। पहली बात, आपको सीधा जाना है, ठीक है। फिर दूसरी, आपको क्या करते हुए जाना है? यहाँ पर प्लस करते हुए जाना है। समझ आ गई बात? तो पहला तो एक पॉइंट क्या है, सीधा जाना है, और दूसरा पॉइंट क्या करना है, प्लस करते हुए जाना है। और अगर आप इसके लिए छोटा सा पॉइंट और याद कर लो, तो जो हायर वाली वैल्यू है ना, वो लेनी है। 3 बातें दिमाग में रख लो आप। पहला क्या करना है? स्ट्रेट जाना है, सीधा जाना, फिर ऐड करना है, और फिर तीसरा क्या करना है? समझ आ गई बात? हायर वाली वैल्यू लेनी है। तो अब कैसे देखो, तो सबसे पहले आप कहां पर हो? ई पर। तो ई पर, तो सॉरी 1 पे हो ना, तो 1 पर आप ई की वैल्यू लिखो। तो ये ई, ये क्या है, कहां पर 1 होना, तो E1 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? E2। ये पहले से लिख के रख देना आप, E3, और ये फिर हो जाएगा आपके पास E4, E5 और E क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अब सुनना यहां पर ध्यान से। अब यहां पर E की वैल्यू कैसे? फर्स्ट पे ऑलवेज क्या लेना है? 0। E की वैल्यू फर्स्ट पे ऑलवेज क्या लेनी है? 0। समझ आ गई बात? अब 2 पर, आप 2 पर कौन से वाले रास्ते से आए? समझ आ गई बात आपको? आप 2 पर, ठीक है। अब 2 पर कौन से वाले रास्ते से आए? इस 1 से आए। तो 1 से आए, तो 1 पर E की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 और 1 दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा यहां पर? 1। अब देखना आगे, तो 2 का पूरा काम हो गया। अब कहां पर है अपन? 3 पे वैल्यू, सीक्वेंस से चलना, 1 2 3 4 5 6। अब 3 पर कौन से रास्ते से आए? आप देखो, ये एक ही रास्ते से आए, और उस रास्ते का नाम क्या? 2 है भाई। हमारा लास्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? 2 है। तो 2 पर E की वैल्यू कितनी है? 1 और 5 कितना हो गया? 6। फिर किस पे जाना है? तो 4 पर कितने रास्ते से आए? एक रास्ते से। तो 2, तो भाई 2 वाले रास्ते से आए। तो यहां पर 2 पर 1 कितनी वैल्यू है की? 1 और 3 कितना हो गया? 4। फिर 5 पर रास्ते कितने हैं? देखो 2 रूट्स हैं, ठीक है। तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 6 और 4 कितने होते हैं? 10। जो हाईएस्ट वैल्यू वो लेंगे यहां पर। समझ आ गई बात आपको? जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो लेंगे। और 6 पर भी कितने रास्ते हैं? 2। एक तो 4 से आए और एक किससे आए? 5 से आए। तो टोटल करो, तो 4 से आए तो इसका E 4 और प्लस 5 9। 5 से आए तो 10 और 9 कितना हो गया? 19। तो 19 आ गया आपके पास। क्या आ गया ये? 19। चलो देखो, तो यहां पर देखना क्या चले, अपन सीधा सीधा रूट चलना है, और क्या करते हुए जाना है? ऐड करते हुए जाना है। और फिर कौन सी वाली वैल्यू लेनी है आपको? हायर वाली वैल्यू लेनी है। अब क्या करोगे यहां? अब इन्हीं के नीचे L की वैल्यू L1, L2, L3, L4, L5 और क्या है? L6। तो जो स्टार्ट और जो एंड है ना, उसके ऊपर तो सेम E की वैल्यू लिख दो। स्टार्ट ये 1 है तो यहां पर E की वैल्यू 0, तो यहां पर भी 0, और यहां पर 19 है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 19। ये ट्रिक है, सिंपल से तरीका है। अब L के लिए पहली बात, हम यहां उल्टा चलेंगे। कहां से चलेंगे? उल्टा। फिर दूसरा क्या करते हुए जाएंगे? माइनस। और फिर माइनस करते हुए अगर 2 रास्ते हो गए तो इसमें से कौन सी वाली वैल्यू लेंगे? लोअर वाली वैल्यू। अरे क्लियर है क्या आपको? समझ आ गई बात? तो यहां देखो, तो 6 पर तो वैल्यू आ गई L की,
अब मुझे किस पे लेनी है? 5 पर। तो 5 पर मैं पीछे से कौन से रास्ते से आया? 6 वाले से। तो 19 एल की वैल्यू, अब ई की वैल्यू को दिमाग में मत रखना। तो 19 में से कितना माइनस कर दोगे? 9। तो कितना आ गया? 10। 5 के बाद 5 का काम हो गया, फिर किसका काम करना है? 4 पर। तो देखो 4 पर 2 वैल्यू से आए, 5 से आए और एक किससे आए? 6 से। तो जो सबसे माइनस करने के बाद जो सबसे कम वाली वैल्यू होगी वो लेनी है आपको। तो सबसे पहले 5 से आया, तो एल की वैल्यू 10 है। 10 में से 2 गए कितने? 8। 6 से भी आया यहाँ पर, तो 19 में से 5 गए, कितने हो गए? 14। समझ आ गई बात? देखो तो बताओ कम वाली वैल्यू कौन सी है? 8। तो ये 8 हो गया। चलो अगला 3 पर एक ही वैल्यू से आया आप, 5 से आए तो 10 में से 4 गए, कितने हो गए? 6। ठीक है, 2 रूट है देखो अपने पास, बताओ। एक तो 8 में से 3 गए 5, 6 में से 5 गए तो 1, ये हो गया। ये आपकी वैल्यूज है। क्रिटिकल पाथ बनाना है, डायग्राम तो बना दिया, क्या बनाना है? क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ कैसे बनेगा? जहां जहां पर ई और एल की वैल्यू सेम है वो रूट आ जाएंगे। तो देखो गाड़ी पे बैठेंगे और कहां से चलेंगे? 1 से। तो 1 से चले, 1 से फिर मुझे सिर्फ उस रूट से जाना है जिस रूट पर ई और एल की वैल्यू क्या है? सेम। तो यहां से फिर पहले जाऊंगा 2 पर। तो बताओ 1 और 2 के बीच में वैल्यू कितनी थी? 1। ठीक है, 1 प्लस, फिर 2 से मैं 4 पे जा सकता हूं क्या? मेरे पास 2 से जाने के लिए 2 रास्ते दिख रहे, 4 पर और 3 पर है, लेकिन 4 पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि दोनों की क्या है? सेम वैल्यू नहीं है। लेकिन 3 पर है ना, तो बस मेरा यही रूट हो गया। तो 2 और 3 के बीच में ई और एल, 2 और 3 के बीच में वैल्यू कितनी है? 5। फिर 3 से कहां जाना है? एक ही रास्ता है, 5। ठीक है, और फिर 5 से कहां जाएंगे? 6। कितना है? 3 से 5 4 है, 5 से 6 कितना है? 9। जोड़ो, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, मतलब पहचान है कि भाई लास्ट की टोटल अगर आपके क्रिटिकल पाथ के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर है। समझ आ गई बात आपको? चलो देखो 1 2 3 5 4 5 कैसे? 1 2 3 5 4 6 से नहीं, ई और एल की वैल्यू अलग नहीं है ना? 1 2 4 5 6 बिल्कुल, लेकिन ई और एल की वैल्यू सेम नहीं थी ना, इसलिए इस रूट नहीं गए अपन। हाँ, वो रूट क्या, ई और एल की वैल्यू जहाँ सेम होगी उस रूट से चलते जाएंगे अपन। चलो, इसका मतलब हमारे को रूट चेंज करने के लिए बोर्ड एक ही देखना है जहाँ पर ई और एल का क्या हो? सेम वैल्यू। अब इससे क्या बनानी है? टेबल। क्या बनानी है इससे बेटा? टेबल। अब ये टेबल के ही जो पॉइंट है जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, समझे? तो यहाँ पर ध्यान देना, फ्लोट टेबल बनानी है। क्या बनानी है? फ्लोट टेबल। अब फ्लोट टेबल कैसे बनाओगे? बिना डायग्राम की मदद से आप फ्लोट टेबल नहीं बना सकते, तो बहुत अच्छे से समझना आप सभी। सबसे पहला एक्टिविटी और फिर क्या लिखा हुआ है? ड्यूरेशन। एक्टिविटी और क्या लिखा हुआ है? ड्यूरेशन। अब उसके बाद आपके जो कॉलम है, देखो सबसे पहला कॉलम है स्टार्ट का और दूसरा कॉलम किसका है? फिनिश का। एक साथ नहीं समझेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्टार्ट और क्या है? फिनिश। तो स्टार्ट के अंदर एक तो ई की वैल्यू आ जाएगी और एक किसकी वैल्यू आ जाएगी? एल की। तो फिनिश के अंदर भी क्या आ जाएगी? ई की वैल्यू और क्या आ जाएगी? एल की वैल्यू। देखो फर्क क्या है, यहाँ पर स्टार्ट है तो ST लिखा हुआ है, समझ आ गया, और ये फिनिश्ड है तो क्या लिखा हुआ है? FT। तो स्टार्ट वाले कॉलम में 2 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम क्या होता है आपका कि EST और दूसरा कॉलम क्या होता है? LST। और तीसरा जो है अब आपका फिनिश के अंदर जो पहला कॉलम है EFT और क्या है आपका? LFT। तो पूरा फोकस करना आप सभी। सबसे पहला कॉलम देखो मैंने लाइन से लिख रखे, इसी रूट इसी तरीके से ही आपको ये कॉलम कंप्लीट करना है। ठीक है, पहले मनचाही नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहला कॉलम है EST, ये रहा आपका EST वाला कॉलम। तो ये वाला कॉलम कंप्लीट कैसे होगा कि आपको E की वैल्यू लेनी है यहाँ पर। क्या लेनी है यहाँ पर? लेकिन E की वैल्यू लोगे तो कहाँ जाके लोगे? टेल पर। कहाँ पर लोगे?
तो टेल, भाई टेल क्या है हमारा यहाँ पर, ये आई, क्या है यहाँ पर टेल आई। तो आई पर बताओ ई की वैल्यू, तो आई मतलब ये पूरी पहली वाली जो लाइन है ये आपके लिए टेल और आई कहलाती है। तो पहला क्या लिख रखा है, एक, तो एक पे जाओ डायग्राम में, तो यहां पर ई की वैल्यू कितनी है, 0। बस ये ध्यान रखना है, आपको कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा 2 पर जाओ, तो 2 पर ई की वैल्यू कितनी है, 1। 3 पर गए तो या भी एक ही आएगा, 2 है तो फिर 3 पर है 6, 4 पर भी 4 है, फिर 5 पे कितना है 10। तो ई की वैल्यू उठानी है वहां जाकर। तो ये पहला वाला कॉलम हो गया अपना। दूसरा करना है LFT। क्या करना है आपको, तो LFT के लिए क्या करोगे, अब L की वैल्यू उठाओगे, पहला कॉलम और चौथा कॉलम। तो L के लिए, LFT के लिए कौन सी वाली वैल्यू उठाओगे, भाई यहाँ पर L की वैल्यू, लेकिन L की वैल्यू किस पे उठानी है, हेड पर। तो हेड ये रहा, तो यहां पर जाओ 2, तो 2 पर आपके L की वैल्यू कितनी है, 1। 3 पर L की वैल्यू कितनी है, 6। फिर 4 पर L की वैल्यू 8, 5 पर 10, 6 पर 19। इसे लाइन खींच देता हूं, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, चलो अब यहां देखना आप सभी आगे। तो ये 2 कॉलम आपके हो गए। तो सबसे पहला वाला कॉलम आपने क्या देखा, EST, ठीक है। EST में क्या देखा कि E की वैल्यू लेनी है किस पर, टेल पर। E की वैल्यू लेनी है किस पर, टेल पर, और हेड पर जाके किसकी वैल्यू देखनी है, L की वैल्यू। अब तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, इन दोनों में से भले आप चाहो जो पहला वाला कॉलम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लाइन से चलते हैं। तो ये दोनों कॉलम हो गए आपके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, EFT। क्या करोगे आप यहाँ पर, EFT। तो EFT के लिए क्या करना है, सीधा सीधा सिंपल सा। अब ये EFT कॉलम है ना, देखो, तो E की मदद करेगा E। क्या बोला मैंने आपको, E की मदद करेगा E। तो मदद में ड्यूरेशन क्या कर देनी है, जोड़ देनी है। मदद में क्या करनी है, E की मदद E करेगा, तो भाई मदद करेगा तो इसमें ड्यूरेशन क्या कर दो, जोड़ दो। तो 0 और 1, 1, 6, 4, 10, 6, 9 और 19, ठीक है। अब L की मदद कौन करेगा फिर, L, उसमें से ड्यूरेशन क्या कर दो, माइनस। तो इसका मतलब LFT में से ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, -1 -1 0, 6 - 5 5 6 14 10। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज, चलो यार देखो। भाई आपने E की मदद, ये वाला कॉलम कंप्लीट करना, तो किसकी मदद ली, E की। तो इसमें क्या कर दिया, ड्यूरेशन जोड़ दिया। और अब L की मदद ली, तो इसमें आपने ड्यूरेशन क्या कर दिया, माइनस कर दिया। चलो अब ये 4 कॉलम हो गए। अब अगले 2 कॉलम में स्लैक। स्लैक मतलब यार डिफरेंस हो गया आपका, क्या हो गया, फॉर एग्जांपल डिफरेंस। तो बहुत सिंपल है, इस कॉलम के साथ ही लिखा हुआ है स्लैक ऑन हेड और स्लैक ऑन क्या है, टेल। तो स्लैक ऑन हेड, तो स्लैक ऑन हेड मतलब ये वाली सीरीज। तो यहां पर E और L का डिफरेंस अमाउंट ले लो। क्या ले लो यहां पर, मतलब दोनों को आपस में क्या कर दो, माइनस। चलो 2 पे जाओ, 0, 1 और 1 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 3 पर 0, 4 पर 4 आ रहा है डिफरेंस अमाउंट, 0 0। चलो अब स्लैक ऑन क्या है, सही टेल। तो टेल पे गए, ये वाली लाइन, तो टेल पे गए तो यहां पर 1 पे 0, 2 पे भी 0, 3 पर 0, 4 पर आ जाएगा आपके यहाँ 4 और 5 पे क्या आ जाएगा, 0। तो आपको क्या करना है, हेड। तो यानी हेड की वैल्यू पर जाके E और L का डिफरेंस ले लो, और टेल है तो टेल पे जाके क्या ले लो, E और L का डिफरेंस ले लो। अब आपको अगला कॉलम क्या निकालना है, टोटल। क्या निकालोगे, टोटल। तो टोटल वाले कॉलम के लिए क्या है कि आपको LST माइनस क्या करना है, EST, और LFT माइनस क्या करना है, EFT। सर ऐसे तो याद करने में परेशानी आएगी, सीधा सीधा देख लो। फिनिश वाले की मदद ले लो या फिर किसकी मदद ले लो, स्टार्ट वाले की। सीधी सीधी सी बात है, L को E में से क्या करना है, माइनस करना है।
अब वो चाहे इस फिनिश वाला हो चाहे क्या हो स्टार्ट वाला हो, सेम आंसर आएगा। जैसे देखो सपोज मैंने फिनिश वाला यूज लिया तो इस LFT में से EFT क्या हो जाएगा माइनस, तो देखो करो 1 - 1 0, 6 - 6 क्या हो गया 0। चलो लिख देता हूं यहां पर 0 और फिर यहां पर भी 0, फिर क्या आ जाएगा 4 0 4 और 0। अब ये अगर आप स्टार्ट वाला कॉलम में लेते हो ना तो भी देखो सेम वैल्यू आ रही है, 0 में से 0 गए 0, 1 - 1 0, 5 - 1 4, ये 0, 8 - 4 4, 14 - 4 कितना हो गया देखो 10, और 10 - 10 कितना हो गया यहाँ पर 0। दोनों में से किसी की भी मदद लो आंसर क्या आएगा आपके सेम आएगा। चलो अब अगला क्या है कॉलम आपका फ्री। तो बहुत इजी सी ट्रिक है, देखो फ्री है, इसके जस्ट लास्ट वाला कॉलम कौन सा है, तो टोटल में से हेड माइनस कर दो। तो टोटल में से स्लैक ऑन हेड क्या कर दो माइनस कर दो, तो टोटल कितना है 0, 0 में से 0 गए, फिर 0 में से यहां पर भी 0 गए, ठीक है। चलो अगला, अब यही ट्रिक यूज लेनी यहां पर भी। अब इंडिपेंडेंट, इसके जस्ट पहले वाला कॉलम कौन सा है फ्री, तो फ्री में जाके किसको माइनस कर दोगे टेल को, तो 0 - 0 फ्री को यूज करना है और उसमें किसको माइनस कर देना है टेल को। चलो तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, पूरा क्रिटिकल पाथ वाला। अब इसमें मैं आपको है ना ड्यूरेशन का फॉर्मूला लिखा देता हूँ, जो कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ एक ड्यूरेशन ही नहीं दे रखी होती है, तो इसलिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ आ जाएगा TO प्लस 4TM और प्लस TP डिवाइड में क्या करोगे 6। आपको TO की वैल्यू होगी, TM की वैल्यू होगी और किसकी वैल्यू होगी TP की, 3 वैल्यूज दे रखी होगी। तो क्या करना है, जो TM वाली वैल्यू उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और बाकी की रिमेनिंग अमाउंट्स को प्लस करके डिवाइड में क्या कर दो 6, फिर जो वैल्यू आएगी वो आपके लिए क्या कहलाएगा ड्यूरेशन। समझ आ गई बात आपको। चलो अब ड्यूरेशन के इसके अंदर एक और फॉर्मूला हो जाता है, A प्लस 4M प्लस B, सिर्फ नाम चेंज है बस, कंसेप्ट वही है। TO को क्या बोल सकते हो A, TM को क्या बोल सकते हो 4M, ठीक है, और TP को क्या बोल सकते हो यहाँ पर B, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज है। तो ये वाला पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको लिख लो अच्छे से बिल्कुल। चलो देखो अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट बजटिंग। अब प्रोजेक्ट बजटिंग के अंदर समझना आप कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, थोड़े नंबर ऑफ मेथड्स ना इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आप फोकस करना। सबसे पहले आपको 2 मेथड कराएंगे, पहला है पे बैक पीरियड, ठीक है, और दूसरा है पोस्ट पे बैक पीरियड। तो देखो यार ध्यान से, इस चैप्टर का मतलब और इन 2 मेथड का मतलब एक बहुत आसान सा और एक सिंपल सा होता है कि आप अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि किस में इन्वेस्टमेंट करें। मतलब एक बिजनेस के अंदर है ना, ध्यान रखना, शेयर मार्केट में या फिर कोई प्रॉपर्टी पे ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी बिजनेस के अंदर जिससे आपको क्या मिलता रहे, प्रॉफिट होता रहे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सपोज आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, जिसके लिए बहुत हैवी मशीन की जरूरत है, तो हैवी मशीन आपके पास 2 ऑप्शन है कि कौन सी वाली मशीन, कौन सी वाली टेक्नोलॉजी में हम विश्वास करें। तो जो हमको सबसे कम समय में प्रॉफिट कमा के दे देगी, इसका मतलब है कि जो सबसे कम समय में हमारे इन्वेस्टमेंट की हुई वैल्यू को वापस रिकवर कर देगा। वापस बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने आपको, जो सबसे कम समय में हमारे इन्वेस्टमेंट की हुई वैल्यू को वापस जल्दी से जल्दी क्या कर देगा, रिकवर करवा देगा, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए यहां पर क्या हो जाएगा, चूज हो जाएगा। तो उसका मतलब होता है पे बैक पीरियड, यानी पे किया तो वापस आपको कितने समय में वापस मिल गया वो पैसा।
तो यहां देखो, तो एक क्वेश्चन यह है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखी हुई आ सकती है, या कॉस्ट प्राइस लिखी हुई आ सकती है, या फिर कैश आउटफ्लो लिखा हुआ आ सकता है। कंफ्यूजन करने के लिए आपको कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं 0 ईयर। ईयर क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं किया अभी आपने, और यहाँ माइनस की वैल्यू दे देते हैं। क्या देता है, जैसे माइनस का 30,000 और माइनस का 40,000, तो माइनस का मतलब यहां से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो वो कैश का क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आउटफ्लो। चलो अब यहां ध्यान से समझना सभी, इन्वेस्टमेंट हमने किया, ए प्रोजेक्ट का तो कितना है 40,000 और बी प्रोजेक्ट का कितना है 50। चलो एक काम करो, इनका दोनों को है ना कॉमन ही रख लो आप, 40,000 और ये क्या है 40,000, दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, कॉमन ही है, कि मैं 40,000 का ही क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। अरे कितने का इन्वेस्टमेंट करूंगा, 40,000 का, तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मेरे सामने कितने प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट हैं। समझ आ गया कि कौन से वाले प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। चलो अब यहां ध्यान से समझना सभी, ठीक है। अलग अलग ही ले लो, ज्यादा सही रहेगा। चलो देखो, अब एक और वैल्यू क्या दे रही है, स्क्रैप। स्क्रैप का मीनिंग होता है कि जब आप जिस मशीन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस मशीन को जब आप सेल कर दोगे, समझ आ गई बात, तो सर सेल कब होगी, उसकी जो लाइफ है, ठीक है, तो सेल कर दोगे। सेल करने के बाद आपको प्रोजेक्ट ए पे जो आपने 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उसमें कितने रुपए मिल जाएंगे आपको, 4,000, और जिसमें आपने 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर कितने मिल जाएंगे आपको, 6,000। चलो अब ध्यान से समझना सभी, आपके सामने 2 प्रोजेक्ट है यहाँ पर, तो 2 प्रोजेक्ट है, तो ये एक एक्सपेक्टेड अमाउंट है। देखो अभी कुछ भी नहीं किया है, हमारा पैसा हमारे पास, ये जितनी भी अमाउंट है सारी की सारी क्या है, एक्सपेक्टेड है। तो ये जो 2 इन्वेस्टमेंट है, ये हमको कब तक प्रॉफिट कमा के देंगे, 6 साल तक। कब तक प्रॉफिट कमा के देंगे, 6 साल तक प्रॉफिट, मतलब इनकी लाइफ कितनी है उस मशीन की, 6 साल तक आपको अच्छे से चलेगी, और 6 साल तक आपको प्रॉफिट कमा कर देगी। उसके बाद उसकी स्क्रैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 और 6,000। अब ध्यान से समझो, प्रोजेक्ट ए का कैश इनफ्लो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन कहते हैं इसको। तो फर्स्ट ईयर का 5,000, सेकंड का 7,500, फिर तीसरे साल में इतना कमाया, चौथे में, फिर पांचवें में, और छठे साल में कितना कमाया आपने, 7,500। लेकिन जैसे ही छठा साल कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपने स्क्रैप की वैल्यू उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको अब 6 साल, छठे साल में आपको 7,500 तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ क्या मिलेंगे, और अब आपको स्क्रैप की वैल्यू भी तो मिलेगी ना मार्केट में सेल करने से। तो यहाँ प्लस क्या करोगे, 4,000, तो बताओ कितना आ गया, 11,500 की वैल्यू को आपको फोकस करना है। उसी तरह यहां पर भी कितना है, 6,000, तो ये भी 11,000। चलो देखो, अब प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट क्या है यहाँ पर बी। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट ए का बता देता हूं, बी का आपको सेल्फ करना है, होमवर्क है आपके लिए। तो सबसे पहले पे बैक पीरियड, CIF की क्या बनाई जाती है, CF मतलब वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिससे हम कभी फर्स्ट टाइम में बनाते थे, F की CF बनाते थे ना, वैसा ही CF है यहाँ। तो 5,000 और उसमें प्लस कर दोगे 7,500, तो 12,500, ये इसमें जुड़ गया तो 25,000, ये इसमें जुड़ गया तो 37,500, और ये इसमें आ गया तो 47,500। समझ आ गई बात आपको। चलो, तो पहला वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें आपने इन्वेस्ट कितना किया है यहाँ पर, 40,000। तो 40,000 का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो सुनना यहाँ पर, बताओ अब यहाँ आपने 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, तो कहाँ कवर हो रहा है ये, CF में कहाँ कवर हो रहा है ये, 47,500 में जाके, यानी 5वें साल में जाके क्या हो गया कवर, ये नहीं जुड़ा क्या, 47,500, 11,500 जोड़ो, 59,000। देखो CF ए से जोड़ रहे हो ना, यू कंटिन्यूसली चल रही है। तो 40,000 मेरे कहां पर कवर हुआ, 47,500। तो ध्यान से समझना अब आप सभी, अब 47,000 मेरे यहां कवर हुआ, तो सीधी सीधी बात होती है कि ये इसके सामने वाली वैल्यू काम आएगी, इसके ऊपर वाला ईयर काम में आएगा, और इसके ऊपर वाली वैल्यू ये काम आएगी।
तो अपने आप को पहले ये माइंड सेट कर लो कि जहां पर आपका ये कवर होता है तो उसके सामने वाली वैल्यू CIF कहलाएगी, उसके ऊपर वाली वैल्यू आपके लिए CF और उसके ऊपर वाला ईयर आपके लिए A कहलाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला देखना कैसे। इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, A प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर, CF माइनस क्या लिखा फॉर्मूला, अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट माइनस क्या करोगे CF और डिवाइड में क्या कर सकते हो यहाँ पर CIF। चलो देखो, तो प्रोजेक्ट A का निकाल रहे हैं अपन, तो प्रोजेक्ट A का बताओ A कितना है, जो ईयर होगा वो आपके लिए A कहलाएगा 4 प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपकी 40,000 माइनस ऊपर का CF कितना है 37,500 और CIF कितना है अपना 10,000। आप अपने अपने कॉलम में जाके चेक कर सकते हो। चलो बताओ 4.4 ईयर्स, मतलब इसको आपको कितना समय लग गया 4.4। चलो प्रोजेक्ट बी भी करा देते हैं। इस 40,000 रुपये की वैल्यू को आपको रिकवर होने में 4.4 ईयर्स लग गया। प्रोजेक्ट बी भी देखो, वही CF बनाओ 10,000, 25,000, 4,000 40,000, 55 में ये जोड़ो 62,500 चलो अब 50,000 को कवर करो। कहाँ कवर हो रहा है ये भाई 55 में कवर हो रहा है ना। तो क्या बोला मैंने आपको, इसके जस्ट सामने वाली वैल्यू इसके, और हमारा ईयर कौन सा है 3। क्लियर है क्या, लिख देता हूं, ये प्रोजेक्ट A के लिए है और ये प्रोजेक्ट किसके लिए है B के लिए। चलो फॉर्मूला लिखो, तो A आपके लिए यहां पर क्या है 3, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसका कितना है 50,000 माइनस 40,000 तो सबसे जल्दी कौन रिकवर करके दिया मेरे को, समझ आई हो देखो, तो ये हमारा आंसर होता है। चलो अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज। अब अगला देखो, पोस्ट पे बैक पीरियड। अब पोस्ट पे बैक का मतलब होता है कि जितने टाइम में रिकवर हो गया वहां रुक गए, अब उसके बाद में जो आप कमाओगे तो वो तो पूरा प्रॉफिट है आपका। जैसे जहां 40,000 कवर हो गए उसके बाद भी अगर आपको इससे क्या मिल रहा है प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो कहलाता है पोस्ट पे बैक। क्या कहलाता है वो पोस्ट पे बैक। और पोस्ट पे बैक पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि टोटल कैश इनफ्लो, जितना भी कैश इनफ्लो है उसकी टोटल कर दो और उसमें प्लस क्या कर दो स्क्रैप। ठीक है, और चलो स्क्रैप तो वैसे भी इसके अंदर ऐड ही है। ठीक है, टोटल कैश इनफ्लो में से माइनस कर दो यहाँ इन्वेस्टमेंट। टोटल कैश इनफ्लो में से क्या कर दो, ये माइनस कर दो यहाँ इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट करो भाई, किसने कैलकुलेट किया ये? अरे भाई 4.25 आ रहा है, क्या गलत बताते हो? टोटल कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट ए का बताओ, टोटल कैश इनफ्लो ये रहा। टोटल कैश इनफ्लो CF की सबसे लास्ट वाली टोटल कहलाती है 59,000 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000। इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कितना रुपए कमाओगे, गुड 20,000 कमा लोगे। ठीक है, प्रोजेक्ट बी 73,500 टोटल कैश इनफ्लो है। ये सबको जोड़ते हुए आया ना। इसका इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट बी तो दोनों तरफ से फायदा दे रहा है आपको, जल्दी भी रिकवर करके दे रहा है और उसके बाद आप पैसा भी क्या कर रहे हो, इससे ज्यादा कमा रहे हो। क्लियर है क्या आपको? चलो इसको
बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट होता है कि रिकवर तो यहाँ जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये मशीन क्या हो जाती है, थोड़ी लूज हो जाती है, तो प्रॉफिट कम देना स्टार्ट हो जाती है। और ये है भले ही थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट की जो है वो अब वो आपका डिसीजन है कि आप समय देख रहे हो कि प्रॉफिट देख रहे हो। प्रॉफिट चाहिए, समय तो क्या बात में समझ आई बात? तो लोग प्रॉफिट देखते हैं, सबसे मेन बात है ये प्रॉफिट। तो इन दोनों के आंसर अलग अलग हैं, इसका अलग प्रोजेक्ट है भी या फिर इसका प्रोजेक्ट है और भी, समझ आई बात? तो दोनों के आंसर अलग अलग होते हैं। लिखो उसको। ये स्क्रैप प्लस क्यों हो रहा है? स्क्रैप इसलिए प्लस क्या, क्योंकि ऑलवेज आप जब 6 ईयर्स में आके जब आपको 7,500 रुपये की जब इनकम मिलेगी ना, तो उसके बाद आप क्या कर दोगे, इसको बेच दोगे इस मशीन को। एक्सपेक्टेड अमाउंट है कि भविष्य में आपको 6 साल खत्म होने के बाद 4,000 में मिल जाएंगे। नहीं बट तो इनकम ही है। सब क्वेश्चंस में ऐसे ही रहते हैं क्या? हाँ कि लास्ट वाले ईयर से प्लस कर देना है। हाँ, क्योंकि लास्ट वाला ईयर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका मशीन कब खत्म हो रही है, आपकी 6 ईयर में ही आपकी मशीन डिस्ट्रॉय हो रही है पूरी की पूरी। ठीक है, डिस्ट्रॉय होने के बाद बाकी आपकी इच्छा हो जैसे चला सकते हो आप। हमको नहीं बेचनी है उसको फिर। फोटो करे मेरा ब्राउजर कहाँ है। चलो देखो इसका सेकंड पॉइंट, जिसमें ना हम टोटल 3 फॉर्मूले कंप्लीट करेंगे। पहला फॉर्मूला नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, दूसरा फिर थर्ड है नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। देखो NPV PI या PVI एक ही बात है, या फिर और NPVI। ठीक है, आपको साफ साफ क्वेश्चन में फॉर्मूले के नेम बोलेगा वो। तो ये तीनों फॉर्मूले पूरे के पूरे एक ही कंसेप्ट पे डिपेंड है, सेम कंसेप्ट होता है इनको सोल्व करने का। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से समझना सभी, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता। क्वेश्चन जैसे पहले वाला था ना, वो यही यहाँ पर है, ईयर दे रखा होता है और क्या दे रखा होता है, कैश इनफ्लो। और वही फिफ्थ ईयर में जाके आपको क्या करना है, स्क्रैप जोड़ देना है। स्क्रैप कितना है, तो कितने हो गई है, 22,000 रुपये हो गए। और वही इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, 1 लाख। तो अब देखो सभी आप, सबसे जो हमारा ये पहला वाला मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, ठीक है, इजिकल्स टू आपको PV फैक्टर यानी प्रेजेंट वैल्यू PV ऑफ कैश इनफ्लो। क्या लिखा मैंने आपको, PV ऑफ क्या है, सर हमारे पास कैश इनफ्लो तो है, लेकिन मुझे वो कैश इनफ्लो कौन सा वाला चाहिए, PV वाला चाहिए। क्या वाला चाहिए, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सिंपल से कैश इनफ्लो को PV ऑफ कैश इनफ्लो में कन्वर्ट करने के लिए PV फैक्टर से क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई। सर ये PV फैक्टर कैसे आता है, सपोज देखो छोटा सा फॉर्मूला ले लेता हूँ, आपके काम आएगा। अगर सपोज PV फैक्टर नहीं दे रखा हो, आपको PV फैक्टर नहीं दे रखा हो, तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लगता है 1 डिवाइड में, यहाँ पर 1 + R और फिर यहाँ क्या कर देते हो N। उसके लिए डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। उसके लिए डिस्काउंटिंग रेट क्या होगी, 10% पर क्या है एनम। समझ आ गई बात? तो डिस्काउंटिंग रेट ही आपके लिए R कहलाती है। तो 10% मतलब क्या हो गया, 0.10। क्या हो गया बेटा आपको, 0.10। चलो अब ध्यान से समझना सभी, कैश इनफ्लो इजिकल्स टू मल्टीप्लाई कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, PV फैक्टर। अब PV फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने पहले से ही यहाँ सॉल्व करके लिख दिया। और कभी कभी क्वेश्चन में भी क्या हो जाता है, ये गिवन हो जाता है। ठीक है, 22 लाख अगर आपके क्वेश्चन में गिवन हो जाता तो समय बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 270 270 33,040। अगला 37,550 सामने कर दो। अगला 13,706 किसका, हाँ 18,000 के आसपास से कुछ आएगा क्या, शायद 13,612 अरे मेरे को कैलकुलेटर है। थर्ड वाला इनकी टोटल कर दो 11522।
एक मिनट। बोल दिया था मशीन में 7 साल यूज करेंगे। क्या? मशीन में बोल दिया मशीन का उपयोग 7 साल तक करेंगे। एक मिनट रुको, टोटल कर लूँ। स्क्रीन से जोड़ेंगे। 132012 ये आ रही टोटल। Years. एक मिनट बताता हूँ ना, यहाँ देखो पहले। चलो अब पीवी ऑफ क्या निकल गया आपका? कैश इनफ्लो। तो ये पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 132012, ठीक है। तो 1,32,012 है आपका। इसमें से माइनस कर देना है आपको क्या? पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है कितने रुपए? 1,00,000। तो बेटा ये जो ईयर होता है कौन सा ईयर होता है? 0 ईयर। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन बताया ना, तो 0 को अगर पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? वो पीवी फैक्टर 0 ही होगा। पीवी फैक्टर पूरा का पूरा क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब ये 1,00,000 रुपए ही हमारे क्या हो जाएगा? पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो 32,012। तो एनपीवी दूसरा फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। तो देखो यही सेम फॉर्मूला है, बस यहां पर क्या लगा देना है? डिवाइड। जानबूझ के मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लिखा और फिर बाद में क्या लगा दिया? देखो डिवाइड का साइन लगा दिया। तो नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं हुई ना आपको, यहां पर सीधा सीधा कंसेप्ट हो गया। 1.32 आएगा यहां पर। और अब इस NPVI में 1.32 में जाके 1 माइनस कर दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.32। ये देखिए आपको। चलो तो ये आपका 3 मेथड और कंप्लीट हो गए। तो प्रोजेक्ट बजटिंग भी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग कंप्लीट हो गई पूरी, टोटल 3 वीडियो में। तो आप पूरी की पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग ये तीनों वीडियोस देखो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर नीचे दे रखे हैं, तो आप वहाँ पर मैसेज करो तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं लगेगा फ्री में देख। भाई ये लोग फॉर्मूला सॉल्व करके बताओ पहले तो। होता नहीं क्या है, वहाँ पड़ेगा।